हेलो एवरीवन। चलो बच्चे, अच्छा हम असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम डिस्कस कर रहे थे और 3 पॉइंट्स उसके हमने डिस्कस कर लिए थे। वो थे, एक तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 पार्टीज, ठीक है। दूसरा था अग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। और तीसरा था पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ये 3 पॉइंट्स हमने अभी तक क्या करे हैं बच्चे, डिस्कस। अब फोर्थ और एक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहा हूं, डी पॉइंट। क्या है? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा पूरा केस। हेडिंग लिखोगे मेरे साथ साथ बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखो। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। पता है, हमें ना एक लैटिन टर्म दे रखी है जो इससे रिलेटेड है, और वो क्या है? कंसेंसस एड ईडम। वो है कंसेंसस एड ईडम। तो हमें एक टर्म सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग वाले टॉपिक से दे रखी है रिलेटेड, जो कि है कंसेंसस एड ईडम। ये एक लैटिन टर्म है, ये इसका मतलब क्या है वो लिख लेना पहले, फिर समझते हैं। बोथ पार्टीज शुड अग्री ऑफ सेम थिंग इन सेम सेंस। लिखो पहले, कॉपी करो सब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। बोथ पार्टीज शुड अग्री ऑफ सेम थिंग इन सेम सेंस। मैं आपको अभी समझाता हूं, कॉपी करो पहले, फिर समझते हैं। तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग वर्ड के साथ एक लैटिन टर्म जुड़ी हुई है जिसका नाम है कंसेंसस एड इनम। मीनिंग बोथ पार्टीज शुड अग्री ऑफ सेम थिंग, बोथ पार्टीज शुड अग्री ऑफ सेम थिंग इन बेटा सेम सेंस। कॉपी कर लिया सबने? चलो मैं आपको मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा, आपको ना अच्छी तरह पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 पार्टीज। ठीक है, लिखना मेरे, सब कुछ लिखना मेरे साथ साथ। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 पार्टीज। तो सुनो, ए और बी 2 पार्टी हो गई। अब पता है लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि जब 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है ना, तो उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करी जाती हैं। मैंने क्या कहा? जब 2 पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं तो हर कॉन्ट्रैक्ट की बेटा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। क्या, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? व्हाट। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? व्हाट। उसकी क्वालिटी क्या होगी? कितनी क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट है? उसकी क्वांटिटी क्या होगी? प्राइस क्या होगा? जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, इमेजिन, सुनना। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? सपोज राइस का कॉन्ट्रैक्ट है। क्वालिटी क्या होगी? लोकल राइस है या बासमती है? तो मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट बासमती राइस का है। क्वांटिटी तय हुई 100 kg और प्राइस तय हुआ 200 रुपीज पर केजी। तो याद रखना,
हर कॉन्ट्रैक्ट की ना बेटा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, किस क्वालिटी का है, कितनी क्वांटिटी का है, किस प्राइस पे हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। तो हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बचे होती हैं। अब पता है ये जो कंसेंसस एड ईडम है, ये क्या कहता है वो आपको समझना है। ये कहता है कि दोनों पार्टीज के, देखो, दोनों पार्टीज के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई है ना, वो दोनों पार्टीज के दिमाग में बिल्कुल सेम एंड क्लियर होनी चाहिए। दोनों के दिमाग में किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना है बेटा। मैंने क्या कहा, ये जो कंसेंसस एड इडम है ना, ये क्या कहता है, सुनो। कंसेंसस एड इडम कहता है कि दोनों पार्टीज के माइंड में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस, दोनों पार्टीज के माइंड में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल सेम होनी चाहिए। दोनों के दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। पक्का। तो लॉ कहता है कि दोनों पार्टीज के दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस सेम होनी चाहिए। सेम मतलब बायर को पता होना चाहिए कि मुझे खरीदना क्या है, और सेलर को पता होना चाहिए कि मुझे बेचना क्या है। तो बायर अगर राइस खरीदने का सोच रहा है ना, तो सेलर के दिमाग में भी राइस बेचने का ही ख्याल आना चाहिए। अच्छा, बायर को अगर बासमती खरीदनी है तो सेलर को पता होना चाहिए कि मुझे बासमती बेचनी है। अच्छा, बायर को अगर 100 केजी खरीदना है तो सेलर को भी पता होना चाहिए कि मुझे 100 केजी बेचना है। बायर को अगर 200 रुपए का प्राइस पता है तो सेलर को भी पता होना चाहिए कि मुझे 200 रुपए पे ही देना है। मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशंस, व्हाट, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ये टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों पार्टीज के दिमाग में बच्चे क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी किसी के दिमाग में नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई एम्बिगिटी किसी के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। बायर को पता होना चाहिए मुझे बेटा खरीदना क्या है, और सेलर को पता होना चाहिए मुझे बेचना क्या है। बायर को पता होना चाहिए कितना खरीदना है, सेलर को पता होना चाहिए कितना बेचना है। बायर को पता होना चाहिए किस प्राइस पे खरीदना है, सेलर को पता होना चाहिए किस प्राइस पे बेचना है। तो किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी दोनों पार्टीज के माइंड में नहीं होनी चाहिए। ये मतलब है बेटा कंसेंसस एड ईडम का। ठीक है, कॉपी करो पहले, फिर मैं आपको ना इसके एग्जांपल्स कराना शुरू करता हूं। उन एग्जांपल से बिल्कुल आपको देखो क्लियर होगा। कर लिया सबने कॉपी? कराऊं चलो एग्जांपल आपको। देखो, दो तीन एग्जांपल्स करेंगे, देखना। ये देखो, ये ए है, ये सपोज बायर है, और ये बी है, ये आपका सेलर है। पता है ये जो बी है ना, ये बेसिकली पता है कौन है? डीलर इन ऑयल। मतलब ये अपनी शॉप पे क्या बेचता है बेटा? ऑयल बेचता है। और पता है ये अपनी शॉप पे ना तीन तरह का ऑयल बेचता है। कोकोनट ऑयल, रिफाइंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, रिफाइंड ऑयल, और से फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल।
ये अपनी शॉप पे 3 तरह का ऑयल बेटा क्या करता है, सेल करता है। ठीक है, लिखते रहना मेरे साथ साथ एग्जाम्पल। तो बी एक ऑयल डीलर है और अपनी शॉप पे 3 तरह का ऑयल वो सेल करता है। ठीक है, चलो अब सुनो, अब क्या हुआ। ये जो बायर था ये ए के पास, बी के पास गया और इसने कहा आई वॉन्ट टू परचेज, आई वॉन्ट टू परचेज 10 liters of oil from you। आई वॉन्ट टू परचेज 10 liters of oil from you। ठीक है, तो बेटा इसे मैं लिख लेता हूं फर्स्ट पॉइंट, ये आपका फर्स्ट। ए बी के पास गया और उसने कहा मुझे आपसे 10 लीटर ऑयल खरीदना है। अब क्या हुआ, बी ने ए को कहा, बी ने ए को कहा कि प्राइस, बी ने ए को कहा, सेकंड पॉइंट लिखना, कि प्राइस होगा 80 रुपीज पर लीटर, प्राइस होगा 80 रुपीज पर लीटर। तो अगर आप ये वाला एग्जाम्पल एक बार थोड़ा ध्यान से देखो तो बताओ, क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेटा कह सकता हूं या नहीं? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं? क्या कहते हो बेटा, बताओ। पता है बेटा, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा नहीं जा सकता, रीजन है उसका। देखो नोटिस करो, ए ने क्या कहा, मुझे क्या खरीदना है, 10 liters ऑफ ऑयल। क्या नहीं बताया उसने, टाइप ऑफ ऑयल उसने स्पेसिफाई नहीं करा बेटा। तो अब मुझे बताओ, दोनों पार्टीज के दिमाग में सर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी है? ध्यान रखना बेटा, दोनों पार्टीज के दिमाग में अभी क्लैरिटी नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट क्लियर इन द माइंड्स ऑफ बोथ पार्टीज। सुनो मेरी बात, लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे साथ साथ लिखना, लॉ कहता है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट should be same and clear in minds of बोथ पार्टीज। तो लॉ कहता है दोनों पार्टीज के दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स वगैरह क्या होने चाहिए बेटा, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए दोनों पार्टीज के दिमाग में। और मुझे इस केस में बताओ, ए ने टाइप ऑफ ऑयल कितना खरीद, कौन सा खरीदना है ये उसने स्पेसिफाई नहीं करा। ना ए ने स्पेसिफाई करा ना बी ने पूछा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या दोनों पार्टीज के दिमाग में क्लैरिटी है या नहीं? फिलहाल याद रखना, दोनों पार्टीज के दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्लियर नहीं है। ठीक है, क्या चीज क्लियर नहीं है, कौन सा ऑयल परचेज करना है, दैट इज नॉट क्लियर, नाइदर इन द माइंड ऑफ ए नॉर इन द माइंड ऑफ बी। तो याद रखना, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जा सकता, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या रीजन दोगे? बिकॉज देर इज नो कंसेंसस एड ईडम बिटवीन पार्टीज। क्या रीजन दोगे? बिकॉज देयर इज नो कंसेंसस एड ईडम
बिटवीन पार्टीज, क्योंकि पार्टीज के बीच में कोई कंसेंसस एड ईडम नहीं है, पार्टीज के माइंड में क्लैरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स दोनों पार्टीज के दिमाग में अभी फिलहाल अनसर्टेन है, एम्बिग्युअस हैं। पॉइंट बताओ, बात समझ आई बच्चे? चलो कॉपी करो और एग्जांपल कराता हूं आपको। कॉपी कर लो, एक और एग्जांपल कराता हूं आपको। करें बेटा? चलो आ जाओ। देखो बेटा, एक और एग्जांपल, बहुत सिंपल से एग्जांपल करा रहा हूं आपको। देखो, ए और बी, ठीक है? चलो, सपोज ए बायर है और बी सेलर है। ध्यान से जरा सुनना है। पता है हुआ क्या? ये जो बी है ना, इसके पास ना दो कार्स हैं, दो कार्स हैं। एक इसके पास i20 है, एक इसके पास i20 है, और एक इसके पास से होंडा सिविक है। तो दो कार्स हैं इसके पास, एक i20 है, एक सिविक है, ठीक है? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, दोनों कार व्हाइट इन कलर है, दोनों कार व्हाइट इन कलर है। बात समझ आई बेटा सबको? वो इन कार्स की क्या करना चाहता है बेटा? सेल करना चाहता है, वो इन कार की सेल करना चाहता है। अब सुनो, सुनो, ए बी के पास आया, फर्स्ट पॉइंट, और ए ने बी को कहा आई वॉन्ट टू परचेज व्हाइट कार फ्रॉम यू। मैं तुम्हारी व्हाइट कार तुम्हारे से क्या करना चाहता हूं बेटा? परचेज करना चाहता हूं। बी ने कहा परचेज कर ले, और बी ने प्राइस कोट किया 5 लाख रुपीज। बी ने प्राइस कोट किया 5 लाख रुपीज। अब प्रॉब्लम क्या हुई? ए ने क्या नहीं बताया? उसे व्हाइट कार खरीदनी है, लेकिन कौन सी व्हाइट कार खरीदनी है, i20 या सिविक? वो उसने नहीं बताया। बायर के दिमाग में था सिविक, जबकि सेलर के दिमाग में था i20। तो बताओ, दोनों के दिमाग में अभी सर्टेनिटी, क्लैरिटी है या नहीं? फिलहाल तो नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि बायर सोच रहा है कि ये 5 लाख रुपए सिविक का प्राइस है, और सेलर सोच रहा है ये 5 लाख रुपए i20 का प्राइस है। मतलब दोनों के दिमाग में अभी अनसर्टेनिटी है, एम्बिग्विटी है। तो उसने कौन सी व्हाइट कार खरीदनी है, विच वन, ये उसने स्पेसिफाई नहीं करा है। इसका मतलब बेटा, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जा सकता, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। रीजन आप सबको अब क्लियर है? बिकॉज देयर इज नो कंसेंसस एड ईडम बिटवीन पार्टीज। लिखना चाहो तो लिख लो, बिकॉज, लिखो बिकॉज देयर इज नो कंसेंसस एड ईडम बिटवीन पार्टीज, because there is no consensus ad idem between parties। समझ आ रहे हैं बेटा सबको? चलो कॉपी करो, फिर आपको एक एग्जांपल और देता हूं। because there is no consensus ad idem between parties। चलो बेटा, एक और एग्जांपल देखना जरा। ए
बी। अब सुनना ध्यान से, पता है ए और बी के बीच में ना एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ध्यान से देखना। ए बायर है, बी सेलर है। अच्छा, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पता है किस चीज का हुआ? राइस के सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो किस चीज का हुआ है? राइस के सेल परचेज का बचे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, अब क्या हुआ? सुनो सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात। पता है ये जो ए है ना, ध्यान से सुनना, ए ये सेलर के पास गया, ठीक है, उसकी शॉप पे गया और उसने कहा 100 केजी राइस खरीदना है। ध्यान से सुनना, उसने कहा कितना केजी राइस खरीदना है? 100 केजी, ठीक है। अच्छा, बी ने पूछा लोकल चाहिए या बासमती? उसने कहा मुझे बासमती खरीदना है। तो देखो तीन बातें तो हो गई ना। क्या खरीदना है? राइस। कितना खरीदना है? 100 केजी। कौन सा खरीदना है, लोकल या बासमती? बासमती। ठीक है, अब सुनो, मैं पॉइंट्स लिख लेता हूं यहां पर। देखो, कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? राइस का। कौन से राइस का? बासमती का। कितना? 100 केजी। अब सुनो, अब बात आती है चौथी और वो है प्राइस की। ध्यान से सुनना। अब पता है जब प्राइस की बात आई ना, ध्यान से देखना, जब प्राइस की बात आई तो ए ने पूछा 1 केजी कितने का होगा? बी ने कहा 250 रुपए का है। ए ने कहा मुझे ना आपका वो रिश्तेदार है सी, उसने भेजा है। पॉइंट क्लियर हुआ? कई बार ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जो बायर है वो सेलर से क्या कह रहा है? मुझे आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड ने या आपके फादर ने या आपके सन ने मुझे भेजा है। पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ? तो ऐसे केस में पता है सेलर क्या कहता है? चलो एक काम करते हैं, जो प्राइस मेरा वो रिश्तेदार बोल देगा ना, मेरा वो रिलेटिव बोल देगा, जो प्राइस वो बोल देगा, मैं वो प्राइस आपसे राइस का ले लूंगा। बात समझो, मतलब पता है प्राइस जो है ना वो है एज डिसाइडेड बाय मिस्टर सी। तो बी कह रहा है जो प्राइस वो मेरा रिलेटिव बोल देगा मैं उतना प्राइस आपसे ले लूंगा। पॉइंट बताओ क्लियर? अब मुझे ना आप अपने आप बताओ सोच के, सिंपल बात है, सिंपल बात। मुझे एक बात बताओ, क्या प्राइस के रिगार्डिंग, प्राइस के रिगार्डिंग दोनों पार्टीज के दिमाग में क्लैरिटी है या नहीं, या दोनों के दिमाग में अभी अनसर्टेनिटी है? तो याद रखना, प्राइस डिसाइड थोड़ी ना हुआ है। प्राइस तो वो होगा जो कौन डिसाइड करेगा? मिस्टर सी। अब पता है एक बात याद रखना, दोनों पार्टीज ने ना प्राइस को डिसाइड नहीं करा है, मतलब दोनों पार्टीज के दिमाग में प्राइस को लेके कोई क्लैरिटी थोड़ी ना है, अनसर्टेनिटी है, नो क्लैरिटी, ना ए के दिमाग में और ना क्लैरिटी है, बताओ किसके दिमाग में? बी के दिमाग में। तो बताओ इस प्राइस को लेके अभी फिलहाल बताओ क्या है? अनसर्टेनिटी, किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी प्राइस के रिगार्ड, प्राइस के रिस्पेक्ट में नहीं है। सब मेरे को बताओ, बात समझ आई? ठीक है, तो फिर से बताओ, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट को बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना गया? नहीं, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि प्राइस अनसर्टेन है। प्राइस के रिस्पेक्ट में किसी भी तरह की कोई सर्टेनिटी दोनों पार्टीज के दिमाग में नहीं है, तो इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जा सकता। देयर इज नो कंसेंसस एड ईडम बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, तो लिख लो यहां पर, देयर इज नो, देयर इज नो कंसेंसस एड ईडम between
पार्टीज। किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी, कोई सर्टेनिटी पार्टीज के दिमाग में नहीं है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। बाकी चीजें क्लियर हैं, लेकिन प्राइस अभी तक सर्टेन नहीं है। पक्का? तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेटा माना नहीं जा सकता। तो ये आपका ना पूरा फोर्थ पॉइंट हमने कवर किया, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। मैं एक बार सम अप कर रहा हूं, क्या कहता है ये पॉइंट कहता है कि जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं तो उनके बीच में कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस डिसाइड करी जाती हैं, और लॉ कहता है वो टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों पार्टीज के दिमाग में सेम होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो इसे, कॉपी कर लो। फिर अगला पॉइंट आपको कराता हूं, सिंपल सा है। कर लिया बेटा कॉपी सबने? चलो आ जाओ। देखो, ये हो गया हमारा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ठीक है, अब आओ अगले पे, ई पॉइंट। देखो ई पॉइंट क्या है? ई पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ई पॉइंट, आ जाओ बेटा ध्यान से। ये ना पॉइंट्स आगे भी बहुत जगह पे यूज होते हैं, तो अभी क्लियर हो जाएगा तो आगे आसानी होगी आपको। फिफ्थ पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, सुनो मेरी बात सुनिए सबने। पता है लॉ क्या कहता है आपको? लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि दो पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको परफॉर्म करना, जिसको पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। मैं दोबारा बोलता हूं, लॉ कहता है आप जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा करना प्रैक्टिकली बच्चे क्या हो, पॉसिबल। अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं आपके साथ किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं जिसे पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जा सकता। तो लॉ क्या कह रहा है सुनो, लॉ कह रहा है जो जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। मतलब आप किसी भी, सुनो, आप किसी भी ऐसी चीज का वादा नहीं करना जिसको परफॉर्म करना प्रैक्टिकली क्या हो, इम्पॉसिबल हो। मैं आपको इसका एक प्रॉपर एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर होगा। एक बार दोबारा बताओ क्या कहा है लॉ ने? लॉ ने कहा है आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे पूरा करना दोनों पार्टीज के बस में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको पूरा करना दोनों के लिए इम्पॉसिबल हो। अब इसका ना एक प्रॉपर एग्जांपल आपको देता हूं बेटा। घर घर की सिचुएशन है, देखो देखो, हस्बैंड, बेटा घर घर की सिचुएशन है, हस्बैंड और वाइफ। पता है कई बार क्या होता है, सुनो, कई बार क्या होता है, कई बार ना हस्बैंड और वाइफ का आपस में झगड़ा हो जाता है, और ऐसे केस में ना वाइफ का
पेट डायलॉग, पेट डायलॉग जो निकलता है वो क्या है? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? बात समझ रहे हो सब? वाइफ का पेट डायलॉग जब लड़ाई होती है वो क्या है? तुमने आज तक मेरे लिए किया ही क्या है? अब देखो, अब सुनो भाई बात। अब क्या हुआ? वाइफ ने हस्बैंड को बोल दिया तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। और ऐसे केस में ना हस्बैंड का भी पेट डायलॉग बता देता हूं आपको, सुनो। हस्बैंड का भी पेट डायलॉग बता देता हूं। हस्बैंड का पेट डायलॉग इस केस में पता है क्या होता है? मैंने किया क्या है बताओ। एक काम करता हूं, तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे मैं तोड़ के लाता हूं, और बताओ। बात क्लियर हुई? यानी हस्बैंड क्या कह रहा है? आई प्रॉमिस टू ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम स्काई फॉर यू। मैं वादा करता हूं कि मैं आसमान से तुम्हारे लिए चांद तारे मैं तोड़ के लाऊंगा। बात क्लियर हुई? अब हस्बैंड ने तो मजाक किया था, है ना? वाइफ ने सीरियसली ले लिया। अब कल को क्या हुआ? चांद तारे वो तोड़ के तो ला नहीं पाया। वाइफ ने क्या करा? वाइफ गई कोर्ट। वाइफ गई कोर्ट, और वाइफ ने कोर्ट में जाके हस्बैंड को बेटा क्या कर दिया? स्यू। वाइफ ने कोर्ट में जाके हस्बैंड को क्या कर दिया? स्यू। अपने आप बताओ, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। कोर्ट ने क्या कहा? ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों बताओ? क्यों ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने कि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? क्योंकि बेटा कोर्ट ने कहा जो प्रॉमिस हस्बैंड ने किया था ना, उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना प्रैक्टिकली क्या था? इम्पॉसिबल। क्या आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाना क्या पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। तो कोर्ट ने कहा जो प्रॉमिस हस्बैंड ने किया है ना, दैट प्रॉमिस इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। मतलब उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना बच्चे क्या है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना बेटा प्रैक्टिकली आपका पॉसिबल नहीं है। इस प्रॉमिस को पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और लॉ कहता है अगर आप ऐसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसे पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाता है। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, इट इज नॉट एनफोर्सिएबल। it is not enforceable by law। मेरे ख्याल से बच्चे पॉइंट क्लियर हुआ सबको। तो लॉ का बताना, कहने का तात्पर्य क्या है? सुनो, लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है जिस चीज का कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो ना, उस चीज को परफॉर्म करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? वैलिड। अगर आप कोई ऐसा प्रॉमिस करते हो जिसे परफॉर्म करना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, तो याद रखना हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करार नहीं दे सकते। कराऊं एक और एग्जांपल? कॉपी कर लो। चलो बच्चे एक और एग्जांपल, सिंपल सा। देखो, देखो। अच्छा, एक पर्सन था मिस्टर ए। ये इंडिया का था। और एक पर्सन था मिस्टर बी। ये यूएस का था। अब हुआ क्या? मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर इंपोर्ट ऑफ शुगर।
मतलब ए ए यूएस से इंडिया में शुगर बताओ बेटा क्या करवाएगा, इंपोर्ट करवाएगा। कहां से कौन करवाएगा, ए यूएस से इंडिया में शुगर बेटा क्या करवाएगा, इंपोर्ट। ठीक है, दोनों में डिसाइड हुआ, बी ने कहा मैं आपको शुगर की डिलीवरी दे दूंगा। सपोज आज 4 जून है, ठीक है, सपोज आज कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, मैं आपको डिलीवरी दे दूंगा 20 जून को। मैं आपको 20 जून को इस शुगर की क्या दे दूंगा, डिलीवरी। लेकिन हुआ क्या बेटा, हुआ क्या, सुनो। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उसका आ गया बेटा एक नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेटा क्या आ गया, एक नोटिफिकेशन। और पता है गवर्नमेंट ने क्या करा, सुनो, गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने शुगर के इंपोर्ट पे, शुगर के इंपोर्ट पे क्या लगा दिया, बैन लगा दिया विद इमीडिएट इफेक्ट। तो नोटिफिकेशन क्या आया, बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ शुगर विद इमीडिएट इफेक्ट। तो गवर्नमेंट ने शुगर के इंपोर्ट पे बेटा क्या लगा दिया, बैन विद इमीडिएट इफेक्ट। और आप मुझे अब अपने आप बताओगे, मुझे बताओ कि शुगर के इंपोर्ट पे बैन लगते ही ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, इसको परफॉर्म करना, इसको पूरा करना प्रैक्टिकली बेटा क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया। गवर्नमेंट के बैन लगाते ही इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना क्या हो गया बेटा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना प्रैक्टिकली बेटा क्या हो गया, इम्पॉसिबल। बात बताओ समझ आई। गवर्नमेंट के बैन इंपोज करते ही ऑन इंपोर्ट ऑफ शुगर, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना प्रैक्टिकली क्या हो गया, इम्पॉसिबल। पक्का। और एक बार कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाए ना, तो याद रखना इट इज नो लॉन्गर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो याद रखना गवर्नमेंट आपको इस वाले पॉइंट में क्या कह रही है, जो भी प्रॉमिस आप करोगे उस प्रॉमिस को परफॉर्म करना, उस प्रॉमिस को पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। अगर उस प्रॉमिस को पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को बचे वैलिड नहीं मान सकते। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लो इसे। कर लिया बच्चे कॉपी सबने, चलो बच्चे थैंक यू।